जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो लूसेंट सीरीज में हम लोग फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं, जितना टॉपिक आपको लूसेंट में दिया गया है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हम आप लोग के बीच करते हैं। और हम लोग धीरे धीरे अब जो है कि हम लोग दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग पाँचों वंश देख लिए थे और आज जो हम देखने वाले हैं वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन व्यवस्था को देखने वाले हैं, जहाँ से कि 2-4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग उसे ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। और यह जो सेशन होने वाला है लगभग आपका 30 से 35 मिनट का सेशन होने वाला है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म होगा 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप सिर्फ ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। और जो जीके जीएस का हम डेली आपको इस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग इस तरह से और अधिक से अधिक वीडियो जो है कि पाने के लिए जो है कि अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और जो है कि लाइक किया कीजिए, जिससे कि आपका मेरा मनोबल और बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा मनोबल जो है कि इस तरह से अच्छा काम कर ही रहा है, क्योंकि आप हमको बढ़ चढ़कर जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा आगे जो है कि सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और जो है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके आगे जो है कि आप लोग के लिए काम कर सके। इसीलिए आप लोग से हम यह विनती करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई पड़िएगा अपने पढ़ाई में तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चल जाइएगा। इसीलिए आप समय रहते समय को मत गवाइएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट जो भी आपका प्रश्न है वो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और पहले आपका 10-20 सवाल हम पीछे का थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग को जो है कि बताना है कि भारत के अंदर में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपसे फिर दूसरा सवाल बताएंगे, पूछ रहे हैं सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया था? तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किया था, जो कि आपका चांदी का टंका कहलाता था और तांबा का जीतल कहलाता था। तांबा का जीतल कहलाता था। अगला सवाल बताना है चालीसा का गठन किसने किया था? तो चालीसा एक तुर्क संगठन था, जो कि 40 व्यक्ति का एक समूह था। इसका गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। और चालीसा को जो है कि तुर्कान ए चियलगानी के नाम से भी जानते हैं। और इसका विघटन जो है कि 1666 में किसने किया था? तो समझिएगा बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सर्वप्रथम अमीरों का दमन किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ है? तो गुलाम वंश का स्थापना 1206 में हुआ है। कब हुआ है? 1206 में। आप बताइएगा अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वह मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन था, याद रखिएगा। और अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ में है? तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो आपका कहाँ में है? तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ में है? दिल्ली में है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी आगरा में है। फतेहपुर सिकरी आगरा में है। और दिल्ली अभी दूर है, यह भी किसने कहा है? तो दिल्ली अभी दूर जो है वह निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि भारत के अंदर में सितार और तबला का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो सितार और तबला का जो श्रेय जाता है वह अमीर खुसरो को जाता है। किसको जाता है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? 1252 में। कब हुआ था? 1252 में। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति दिल्ली सल्तनत के किस शासक को नग्न स्त्री और पुरुष का जोड़ी पसंद था? तो मारिएगा आंसर मुबारक खिलजी। क्या मारिएगा? मुबारक खिलजी। जैसे कि नग्न स्त्री हो गया और पुरुष जो हो गया, इसका जोड़ी पसंद था किसको? मुबारक को। यानी कि नग्न स्त्री और पुरुष जो थे वो आपस में हाथ मिला के मुबारकबाद करते थे। क्या करते थे? मुबारकबाद करते थे। यानी नग्न स्त्री और पुरुष क्या करते थे? आपस में मुबारकबाद। इसीलिए मुबारक खिलजी को यह जोड़ी पसंद था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
अगला सवाल बताइएगा कि गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के संस्थापक थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि खुरासन व कराचील का जो अभियान किया था किस शासक ने। तो खुरासीन व कराचील का जो अभियान किया था वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से जानते हैं, स्वपनशील के नाम से जानते हैं, बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग सवाल करते हैं। आप लोग को बताना है केंद्र प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्र प्रशासन का जो मुखिया कहलाता था वह सुल्तान कहलाता था। क्या कहलाता था? सुल्तान। आपको बताए थे पहले क्वेश्चन कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक हुआ था वह मोहम्मद गजनी हुआ था। कौन हुआ था? मोहम्मद गजनी। और खलीफा से जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था वह पहला शासक कौन हुआ है? इल्तुतमिश हुआ है। कौन हुआ है? इल्तुतमिश हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचा था दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल के दौरान। तो याद रखिएगा लोधी वंश के दौरान। किसके लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत पर या फिर आपका पूछ सकता है भारत के अंदर में पहला अफगान राजवंश कौन था। तो पहला अफगान राजवंश लोधी वंश था। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। और लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी है, याद रखिएगा। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राजवंश में से सबसे अंतिम राजवंश था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत यानी मौसम मंत्री परिषद मौसम मजलिस करके याद रखिएगा, ठीक है। मौसम मंत्री परिषद मौसम मजलिस करके यानी कि मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत यानी उसके मजलिस में खलबल खलबल करता है। ऐसे भी मंत्री परिषद में आदमी खलबल खलबल करता है। तो दिल्ली सल्तनत के भी मंत्री परिषद में आदमी खलबल खलबल करता है यानी कि मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजस्व विभाग का जो प्रमुख कहलाता था वह वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था यानी प्रधानमंत्री कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि उधार दिए गए धन का हिसाब जो रखता था उसे क्या कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उधार दिए गए धन का जो व्यक्ति हिसाब रखता था उसे क्या कहता था। तो याद रखिएगा उसे जो है कि मजमुआदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजमुआदर। यानी याद रखिएगा जब आप किसी से उधार लीजिएगा, जब आप किसी से उधार लीजिएगा, जब आप कर्ज में डूब जाइएगा किसी व्यक्ति के अंदर में, तो वो जो है कि आके मौज लेगा। क्या लेगा? मौज लेगा। और आपको आदर करना पड़ेगा। वो आके मौज लेगा और आप क्या कीजिएगा? उसका आदर कीजिएगा। यानी याद रखिएगा मौज आदर। क्या याद रखिएगा? मौज आदर, मौज आदर। यानी आपको थोड़ा सा अगर इस तरह से अगर धीरे धीरे सुनित के आपको जब संडे में रिकॉल करवाएंगे तो आपका दिमाग और ज़्यादा काम करेगा और इस तरह से आपको याद कीजिएगा। तभी आप एग्जाम में जब प्रश्न आएगा या जहाँ सेट लगाते होंगे वहाँ जब प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर दीजिएगा और आप एक भीड़ से जो है कि अलग दिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन बना के वही अंतिम में मेरिट लिस्ट का निर्णय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उधार जब आप किसी से धन लीजिएगा तो उसका व्यक्ति जो हिसाब रखता है वो आके मौज करेगा और आप जो है कि आदर कीजिएगा। यानी मौज आदर हो गया। क्या हो गया? मौज आदर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था या फिर दीवान ए अर्ज का प्रमुख क्या कहलाता था। तो याद रखिएगा आजिर ए मुमालिक, आरिज ए मुबालिक, आरिज ए मुबालिक, आरिज ए मुबालिक यानी दीवान ए अर्ज। अर्ज मतलब होता है सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग। और समझिएगा अर्ज, अर्ज यानी उधर आपको याद रखना है आरिज, अर्ज से आरिज याद रखना यानी आरिज ए मुमालिक। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दान विभाग जो कहलाता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसे क्या कहते थे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दान विभाग को दीवान ए खैरात कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवान ए खैरात कहते हैं। और इसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। आपको बताए थे 3 संस्था यानी फिर खाइब, आपको ट्रिक बताए थे फिर खाइब। फिर से फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा। खाइब में ख से दीवान ए खैरात, उसके बाद ई से दीवान ए इश्तियाक, फिर ब से दीवान ए बंदेगान। ये तीनों का स्थापना जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने याद रखिएगा सबसे अधिक नहर का निर्माण भी करवाया है और सबसे अधिक बेरोजगार को रोजगार भी दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक दासों का संख्या भी किसके काल में था। तो सबसे अधिक दास का संख्या भी फिरोज शाह तुगलक के काल में था। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दास विभाग को क्या कहते थे? यानी आप लोग को पता है दास को जो है कि बंदी बना के रखा जाता है। दास को क्या बना के रखा जाता है? बंदी बना के रखा जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दास विभाग को दीवाने बंदगान कहा जाता है। दीवाने बंदगान, इसका स्थापना भी किसने किया है? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पेंशनर विभाग क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा जब पेंशन मिलता है जो है कि जब आप रिटायर कर जाइएगा 60 साल के बाद, जब आप पेंशन आपको मिलेगा तो तब भी आपका इश्क जारी रहेगा। तब भी आपका क्या रहेगा? इश्क जारी रहेगा। नहीं तो आपका इश्क कहाँ चल जाएगा, यानी मौज मस्ती वाला चीज़ कहाँ चल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा कि पेंशन विभाग जो कहलाता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो दीवान इश्तियाक कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान इश्तियाक। और इसका स्थापना भी जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो देखिएगा आपको तीनों याद हो गया होगा। दान विभाग यानी दान, नहीं कहता है कि हमको दान में मिला है, यानी नहीं कहता है लोग कि तुमको एक खैरात में मिला है क्या, तो यानी कि दीवान खैरात जो है वह दान विभाग है। दीवान खैरात जो है वह दान विभाग है। और दीवान बंदगान, अच्छा बंदगान, अब बंदगान यानी बंद, बंद यानी किसको बंद भाई? तो भाई दास को बंद, यानी दास विभाग को जो कहते थे वो दीवान बंदगान कहते थे। और दीवान इश्तियाक को क्या कहते थे? इश्तियाक यानी इश्क हम तभी कर पाएंगे जब हमको पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेंशन। तो आप ऐसे करके याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दीवान ए मुस्त खराज क्या था? तो दीवान ए मुस्त खराज जो था वह वित्त विभाग था। क्या था? दीवान ए मुस्त खराज क्या था? वित्त विभाग था। वित्त यानी पैसा। पैसा जब देता है तो आदमी मुस्काने लगता है। क्या होने लगता है? मुस्काने लगता है। यानी याद रखिएगा आपको भारत के अंदर में दिल्ली सल्तनत में पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए हैं, जिन्होंने आपको सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना रखा था। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और अस्थाई सेना रखने का शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो बताइए उसको जो नगद वेतन जिस भी व्यक्ति को मिलता है वह मुस्काता है। क्या करता है? मुस्काता है। तो याद रखिएगा वित्त विभाग जो कहलाता था दिल्ली सल्तनत में वो दीवान मुस्त खराज कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान मुस्त खराज कहलाता था। और इसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए कोही का निर्माण किसने करवाया है? तो आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। दीवान ए कोही, कोही यानी को यानी कृषि विभाग, को यानी कृषि विभाग। और इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। किसने करवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए अर्ज, अर्ज अर्ज यानी कि सैन्य, अर्ज यानी सैन्य, यानी दीवान ए अर्ज जो थे वो एक सैन्य विभाग थे और इसका स्थापना बलबन ने कराया है। किसने कराया है? बलबन ने कराया है, याद रखिएगा। और बलबन जब 1666 में गद्दी पर बैठ रहे थे तो वह बहाउद्दीन बलबन के नाम से बैठ रहे थे, याद रखिएगा। समझ में आ गया? वहीं अगर हम बात करते हैं कि चालीसा का विघटन भी किसने किया है? तो बलबन ने। और नवरोज तैयार मनाना भी शुरू कौन करवाया है? तो बलबन ने कराया है। सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत भी किसने करवाया है? तो बलबन ने कराया है। तो ये सब सवाल आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत क्या कहलाते थे? तो ये दूत बरीद कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बरीद कहलाते थे, याद रखिएगा, बरीद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और बरीद जो मिलता था वह सबसे अधिक विश्वास पात्र लोगों को ही मिलता था कि कहाँ पर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है गतिविधि हमारे साम्राज्य में, उसकी जानकारी बरीद रखता था। कौन रखता था? बरीद रखता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत विभिन्न प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत विभिन्न प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता या सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता या सूबा। और आपको बताए हम कि इक्ता प्रथा का जो शुरुआत करवाया है वो इल्तुतमिश ने करवाया है। किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उस्र कहलाता था। क्या कहलाता था? उस्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था। यानी मुस्लिम उस समय कम थे तो छोटा अक्षर याद रखेगा उस्र। और गैर मुसलमान जो थे यानी कि मुस्लिम को छोड़कर जो अन्य धर्म थे उसकी संख्या अधिक था, तो उसके लिए 3 अक्षर का नाम याद रखना है जो कर लेता था। उसके लिए आपको याद रखना है खराज। क्या याद रखना है? खराज।
खराज, यानी मुस्लिम से पूछेगा तो उस्र मारना है यानी 2 अक्षर वाला, और गैर मुस्लिम से पूछेगा तो खराज मारना है। क्या मारना है? खराज। यानी कि मुस्लिम से लिया जाने वाले जो है कि आपको भूमि कर को उस्र कहते थे, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर को खराज कहते थे। क्या कहते थे? खराज कहते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगाया जाता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसे क्या कहते थे? जकात कहते थे। क्या कहते थे? जकात। यानी अब धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जकात कहते थे, वहीं गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला आपका धार्मिक कर था उसको जजिया कर कहते थे। क्या कहते थे? जजिया कर। आप लोग को जैसा कि हम बता चुके हैं। और जजिया कर जो ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार लगाया था वह किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, वह फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लेता था जिसको हम लोग जकात बोले, मुसलमानों से अगर पूछेगा, सबसे 4 क्वेश्चन बताए, फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। अगर आपसे कुछ पूछेगा कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते थे? अच्छा, भूमि यानी मुसलमान यानी छोटा वाला मारना है, उसमें कम था यानी उस्र मारना है। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला मुस्लिम कर, अच्छा थोड़ा सा बड़ा यानी मारना है खराज। क्या मारना है? खराज। वहीं आपको तीसरा सवाल हम बताए कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो था उसे क्या कहते थे? उसे जकात कहते थे। क्या कहते थे? जकात। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला मुस्लिम कर को क्या कहते थे? तो जजिया कर कहते थे, जो सबसे फेमस है। और जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला शासक कौन बना था? तो फिरोज शाह तुगलक बना था, याद रखिएगा। और बात करते हैं मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का कितना हिस्सा हुआ करता था? तो संपत्ति का 40%। संपत्ति का 40%, याद रखिएगा, संपत्ति का 40%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ग्राम हुआ करता था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया? तो सुल्तान की अस्थाई सेना को, जो आपको पता है, सबसे पहले हम बताए थे कि केंद्र प्रशासन का जो मुखिया होता था वो सुल्तान कहलाता था। केंद्र प्रशासन का जो मुखिया होता था वो सुल्तान कहलाता था। और सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया? तो खास खेल नाम दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए किस प्रणाली को समाप्त किया? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का शुरुआत या इक्ता प्रणाली का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, और उसको समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इक्ता प्रथा को दोबारा फिर शुरुआत किसने किया था? तो इक्ता प्रथा को शुरुआत दोबारा जो किया था वह किसने किया था? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। क्या याद रखिएगा? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। आगे यानी कि इक्ता प्रथा का शुरुआत किया है इल्तुतमिश ने, उसके बाद इक्ता प्रथा को बंद किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर उसको चालू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने चालू कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हाथी किस राज्य से मंगाए जाते थे? तो हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। कहां से? बंगाल से मंगाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग को बताना है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नील उत्पादन के लिए या इंडिगो के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? आगरा। कौन सा शहर? आगरा प्रसिद्ध था। अगला सवाल कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रेशमी रजाई, रेशमी रजाइयों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? सतगांव। कौन सा? सतगांव। और 7 गांव तक अब जो है ना आदमी रजाई का यूज करता है, याद रखेगा, रेशम वाला रजाई का यूज करता है 7 गांव, यानी सतगांव में याद रखेगा रेशमी रजाई। और आगरा में याद रखेगा नील का जो है कि नील का खेती बहुत अधिक होता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अच्छी किस्म के चावल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो अच्छी किस्म के चावल के लिए जो है कि सरसूती शहर प्रसिद्ध था। कौन सा जगह? सरसूती जगह। यानी अच्छा चावल खाइएगा तो आप सूतिएगा अच्छा से, अच्छा चावल खाइएगा तो आप सूतिएगा अच्छा से। जब इस तरह से आप बार बार रिकॉल कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको याद होना एकदम तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगला, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में आपका अहिनवाड़ा प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? अहिनवाड़ा प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कितने महत्वपूर्ण स्रोत थे? 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कुरान, हदीस, इजमा, कयास। कुरान, हदीस, इजमा, कयास, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सप्ताह में कितनी बार दरबार में न्याय के लिए उपस्थित होता था सुल्तान? तो याद रखिएगा 2 बार। कितनी बार उपस्थित होता था? 2 बार उपस्थित होता था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। क्या कहा गया? मुक्ताई कहा गया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। क्या कहलाता था? मसाहत। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने करवाया है। किसने करवाया है? अलाउद्दीन ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खालसा भूमि कहते हैं। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा में परिवर्तित कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पूछेगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया? याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा अच्छा काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुद्रा व्यवस्था चांदी का टंका और तांबा का दिरहम पर आधारित था। अगला सवाल। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल था। कौन था? बंदरगाह। 2 यानी देवल, 2 यानी देवल, याद रखेगा। तो आज हम जो है कि दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः खत्म कर रहे हैं लूसेंट के हिसाब से। आपको हम बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत देते डीप में, लेकिन कोई बात नहीं। आपको BRSSC और CGL 4 वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आता है NTPC में। तो हम फिलहाल अभी लूसेंट सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। हम अगले टॉपिक में विजयनगर साम्राज्य को देखने वाले हैं, जो कि आपको सब चीज याद करवा देंगे। बस आप लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।